क्यों इस किले में रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं? क्यों इस किले को भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है? क्यों इस किले में शाम 5 बजे के बाद किसी को भी आने की अनुमति नहीं है? क्यों इस किले में आज भी भूतों का वास माना जाता है? दिन में भी आने से डरते हैं लोग। क्यों इस किले में भारत सरकार ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी 5 बजे के बाद नहीं जाएगा? अगर आप अकेले आते हो तो यहाँ पर आत्माएं आपको घेर सकती हैं, आप पर हमला कर सकती हैं। आखिरकार इस किले का क्या दोष है कि इसकी किसी भी दीवार पर छत आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों रातों रात 1 लाख लोग यहाँ पर गायब हो गए, आज तक उनका पता नहीं चला? क्यों इस किले को श्राप दिया गया कि ये खंडर में तब्दील हो गया? ये सारी कहानी इतनी भयानक है कि आप लोगों की इनको सुनते हुए रूह कांप जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर आए हैं भानगढ़ के किले पर, यानी कि भारत का सबसे डरावना भूतिया किला भानगढ़। उसे देखने के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं। इस किले के खंडर होने की और भूतिया होने की 2 मुख्य कहानी बताई जाती हैं और 2 ही बेहद खतरनाक हैं। एक कहानी को हम अभी जानते हैं और दूसरी कहानी को हम लास्ट में इसका जो बाजार हुआ करता था, जहां पर वह तांत्रिक रहा करता था जिसने इस किले को खंडर का रूप दिया, वहां पर जाकर बताएंगे। पहली कहानी जब बताई जाती है कि यहाँ पर इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में जो अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे राजा माधो सिंह, उन्होंने अपने पुत्र मान सिंह प्रथम के लिए करवाया था। जब उन्होंने इस जगह को देखा तो यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखला थी और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर दूर वहाँ पर एक ऋषि की झोपड़ी हुआ करती थी जिस ऋषि का नाम था बालूनाथ। तो ऋषि बालूनाथ से राजा माधो सिंह ने अनुमति ली कि वो यहाँ पर एक किले का निर्माण करना चाहते हैं, एक शहर बसाना चाहते हैं। तब ऋषि ने उन्हें आज्ञा तो दे दी, लेकिन कहा कि राजा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे किले की छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे किले की किसी छत की छाया मेरी कुटिया पर पड़ गई, उस दिन तुम्हारे किले की किसी भी दीवार पर छत नहीं रहेगा, ये खंडर हो जाएगा। राजा ने इस बात का ध्यान रखा और सीमित महल और सीमित ऊंचाई में ही महल को बनवाया। लेकिन जब राजा माधो सिंह बिजी रहने लगे तो उनके जो मंत्रीगण थे, सेनापति थे, उन्होंने किले की शान को बढ़ाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इसकी ऊंचाई बढ़ा दी। और एक दिन इस किले की एक छत की छाया उस ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर पड़ गई। फिर क्या था, ये किला रातों रात देखते वीरान हो गया, खंडर हो गया, इसकी हर एक छत गायब हो गई और यहाँ पर 1 लाख लोग जो रहा करते थे उनका आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं। यही बात है कि कुछ लोग बताते हैं कि वो 1 लाख लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर घूमती रात में नजर आती हैं। रात में यहाँ पर घुंघरुओं की छनकारें, पायल की छनकारें, चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। इस बात को आप लोग माने या ना माने, लेकिन यहाँ की दीवारों को देखने के बाद हम ये मान चुके हैं कि ऋषि का श्राप इस इमारत को लगा है। देख लीजिए, किसी भी दीवार पर पूरा छत आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाहर से आप देखोगे तो काफी सुंदर नजर आएगा, लेकिन इसकी आखिरी छत पर, यानी कि सबसे ऊंचाई पर अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ से नीचे से जहाँ तक इसकी जो बाजार हुआ करता है वहाँ तक आपको बारीकी से दिखाएंगे। तो किसी भी दीवार पर पूरा छत नजर नहीं आता है। दूसरी कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती की है, जिनकी खूबसूरती ने इस किले को खंडर बना दिया। उस कहानी को हम सबसे बाद में जानेंगे। पहले किले को देखते हुए हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर सारी जो इसकी छतें हैं टूटी फूटी हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और यहाँ से पूरा नज़ारा नीचे तक का आप बखूबी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए तो इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुम्बद आपको नजर दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पर सैनिक खड़े होकर चारों तरफ नजर रखा करते थे कि कोई दुश्मन शत्रु इस किले पर चढ़ाई ना कर दे। तो वो सुरक्षा पॉइंट था उस समय। आ जाइए नीचे की तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ से देखिए तो टूटी फूटी छतें और ये जो पत्थर, ये जो पहाड़ी पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस किले के ही छत के पत्थर हैं जो काफी टूट चुके हैं और भविष्य में कभी भी ये बनने की और कभी भी भविष्य में बन भी नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार इसका निर्माण तो करवा देती है, लेकिन बताया जाता है कि रातों रात इसकी छत टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर श्राप लगा हुआ है। ये श्रापित किला है, इसकी कोई भी छत
आप डाल के देख लीजिए, वो टूट जाती है, ऐसा श्राप में बताया गया है। और यहाँ पर मैंने देखा भी है कि किसी भी दीवार पर पूरा छत नहीं है। यहाँ से चलिए तो हम नीचे की ओर चलते हैं। देखिए हर एक छत टूटी हुई नजर आएगी, यहाँ पर कोई भी छत साबित नहीं है। चले आइए, यहाँ से हम इसकी सीढ़ियों से होते हुए नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ टूटे फूटे ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं जिनको देखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर एक कक्ष टूटा फूटा है, सिर्फ दीवारें हैं। आ जाइए, यहाँ पर आप देखिए तो ये सारे जो पहाड़ी पत्थर डले हुए हैं ये इसी महल के हैं। काफी ऊंचाई पर ये बना हुआ था, लेकिन आज वक्त की मार ने इसे खंडर बना दिया है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर काफी सुंदर बनावट आपको देखने को मिलेगी। छत पर कुछ सुंदर पेंटिंग्स भी बनाई गई थी, लेकिन आज फिलहाल में सब कुछ टूट चुकी हैं। यहाँ पर कुछ रहस्यमयी कमरे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर चमगादड़ों का वास है। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर देखिए तो ये इसके सारी इमारत थी। यहीं पर राजा रजवाड़े लोग रहा करते थे, राजकुमारियां, रानियां, दासियां, सब लोग यहाँ रहा करते थे। और बाकी की जो सेना यहाँ पर रहा करती थी, यानी कि टोटल 1 लाख लोगों से अधिक का साम्राज्य 300 वर्ष पहले यहाँ पर था। उनके रहने के भी नीचे व्यवस्था की गई थी, वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखोगे तो कुछ सुंदर बनावट हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि किसी रानी या राजकुमारी का ये कक्ष रहा होगा। और यहाँ पर तो टूट फूट है। बीच में देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये देखते हैं। कोई मंदिर है जो शायद टूटा, पूरा नहीं टूटा है, नहीं। यहाँ पर आइए तो यहाँ पर ये पूरा किला तो खंडर हो चुका है, किसी पर भी छत नहीं है। लेकिन एक चमत्कार देखिए, यहाँ पर किसी देवता का मंदिर बना हुआ है, सिर्फ वही छत है जो आज थोड़ा सा साबित बचा हुआ है, यानी कि टूटा नहीं है। देवताओं की शक्ति ने यहाँ पर असर दिखाया और ऋषि का श्राप यहाँ पर पूरी तरह से असर नहीं कर पाया। सिर्फ यही एक मंदिर है जिसकी छत हमें बिल्कुल साबित देखने को मिलती है। किसी देवता का मंदिर है जो कि राजाओं के समय ही बनाया गया था। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर तलवारें वगैरह भी रखी हुई हैं, जिन्हें आप देख सकती हो। काफी सुंदर मंदिर है। तो इस मंदिर को देखने के बाद अब हम यहाँ से बाहर नीचे की ओर चलते हैं। आ जाइए, अपने कदम नीचे की ओर हम लेते हैं। तो यहाँ पर आइए आप, यहाँ से आप देखिए नीचे का नज़ारा कुछ विशेष प्रकार से हमें दिखाई देगा। आ जाइए, यहाँ से देखिए तो नीचे का नज़ारा आप बखूबी देख सकते हो। ये सारा इसका आंगन है और आंगन से उसका मुख्य द्वार सामने आपको दिखाई दे रहा है, और वहाँ से नीचे का आंगन आपको दिखाई दे रहा है, और फिर दूर आपको बाजार दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम बारीकी से देखने के लिए सबसे पहले नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ से आइए, आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो ये है इस किले की खुफिया सुरंग, जिसके अंदर जाना मना है। बताया जाता है कि ये सुरंग कई किलोमीटर दूर निकलती है, जो कि आज बंद कर दी गई है। इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है। यहाँ से देख सकते हो आप, काफी दूर तक ये ऐसी ही बनी हुई है, और इसी सुरंग में इस किले का पूरा पानी भी जाया करता था इस रास्ते से। तो अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम जब नीचे की ओर जाएंगे तो हर तरफ टूटे फूटे पत्थर दिखाई देंगे, दीवारें दिखाई देंगी, और ये रास्ता नीचे के लिए जाता है। ये जाली वगैरह भी आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर उस समय सैनिक बैठा रहा करते थे, और कई मोड़ इसलिए दिए गए हैं ताकि दुश्मन आसानी से इसे अपने कब्जे में ना ले सके। यहाँ पर जो एक कक्ष यहाँ पर जो कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी सुंदर इनकी बनावट हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो राजकुमारी थी रत्नावती, ये उन्हीं के लिए खास बनाया गया था। काफ़ी सुंदर बनावट यहाँ पर की गई थी, और उनके नहाने वगैरह के लिए यहाँ पर उस समय एक टंकी बनाई गई थी, यानी कि स्विमिंग पूल आप उससे बोल सकते हो। उस समय यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई थी।
यहाँ पर राजकुमारी के सुंदर कक्ष बने हुए थे इस पहाड़ी व्हाइट पत्थर से, लेकिन सारे कुछ टूट गए। जब यहाँ पर श्राप लगा तो सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद तो ये कभी बस ही नहीं सका। यहाँ पर देखिए अलमीरा वगैरह बनी हुई, तो काफ़ी सुंदर नक्काशी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक समय यानी कि 300 वर्ष पहले ये काफ़ी सुंदर रहा होगा, ये हमें यहाँ पर महसूस होता है। अब यहाँ से हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप नीचे की ओर जब जाएंगे तो एक सुरंग नुमा रास्ता हमें दिखाई देगा। आ जाइए। यहां पर देखिए कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। ये देखिए कुछ डरावनी आवाजें आपको सुनाई दे रही होगी, सुनिए। यहां से भाई, यहां से कुछ डरावनी आवाजें आ रही हैं। इसके अंदर इसीलिए शायद जाना मना है क्योंकि इन कक्षों में, इन कमरों में राजकुमारी रत्नावती और उनकी सहेलियां रहा करती थीं। शायद इसीलिए इनके अंदर ये लोहे के गेट लगे हुए हैं और इनके अंदर सीधा जाना मना है। यहां से निकलते हैं भाई नीचे के लिए। आ जाइए। यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं और ये नीचे दासियों के लिए बनाए गए थे। और ये इसका एक समय यहाँ पर लकड़ी का गेट रहा करता था, जो वर्तमान समय में अभी नहीं है। आ जाइए ऊपर के लिए। आ जाइए। अब और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे लंगूर और बंदर हमें दिखाई देंगे। अब हम किले के नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए इसके सारे जो कक्ष हैं जो बंद हैं, जिनके अंदर नहीं जाना चाहिए, जिनके अंदर जाना मना है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी सारे ऊंचे ऊंचे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। तो इन कक्षों में उस समय सैनिक वगैरह रहा करते थे, शायद उन्हीं के लिए बनाए गए थे। और इस तरफ के हो सकता है कि जेल हो उस समय की, लेकिन हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इन्हें देख सकते हैं। एक समय यहाँ पर ये जो चबूतरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते थे और यहाँ पर आम लोग बैठा करते थे। और इन दरवाजों में राजकुमारियां, रानियां बैठा करती थी। यहाँ पर राजा का दरबार आम हुआ करता था। आम लोगों की समस्याएं यहाँ पर सुनी जाती थी। चलिए अब इस लास्ट गेट से हम बाहर निकलते हुए इस किले के बाहर निकलते हैं और बाजार को देखते हैं उस समय की। ये इसका मुख्य द्वार है एक समय का। और यहाँ पर एक समय लकड़ी का गेट रहा करता होगा और यहाँ पर सैनिक दोनों तरफ बैठे रहा करते होंगे। चलिए यहाँ से अब हम नीचे के लिए जाते हैं तो हमें कई मोड़ दिखाई देंगे। आ जाइए। जब हम इन मोड़ों को देखेंगे तो हमें एक ऐसी रहस्यमय चीज यहाँ पर दिखाई देगी जिसे आप देखकर हैरान हो जाओगे। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपको एक सुरंग दिखाई दे रही है। इस सुरंग से आप किसी अन्य किले पर यानी कि अजबगढ़ और कई अन्य किलों पर पहुँच सकते हो। कुछ लोग तो इसे जयपुर तक भी बताते हैं कि जयपुर के जयगढ़ किले में भी ये सुरंग पहुँचती थी, जिसके अंदर आज जाना मना है। तो थोड़ा जाकर हम आपको बताते हैं। आ जाइए। इसके अंदर बहुत जोखिम है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा जाने की। यहाँ पर देखिए तो काफी लंबी सुरंग है। आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो काफी लंबी ये सुरंग है, जिसके अंदर शायद जाना मना इसीलिए है। अच्छा, ये देखिए काफी लंबी है और चमगादड़ काफी है। तो ये सुरंग है एक समय की, जिसके अंदर जाना मना है। चलिए बाहर निकलते हैं। ये सुरंग से अब हम बाहर निकलते हैं क्योंकि बेहद खतरनाक ये सुरंग है। चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस तरह से जो पत्थर नुकीले लगाए जाते थे ताकि जो घोड़े हाथी यहाँ पर आए तो उनके जो पैर हैं वो स्लिप ना हो सकें, इनमें जम सकें, इसीलिए ये नुकीले पत्थर उस समय लगाए जाते थे। चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं और नीचे के रहस्यों को देखते हैं। यहाँ पर इस घाटी में काफ़ी ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे खजूर के वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर इस समय लग रहे हैं।
तो काफ़ी ऊंचाई पर बना होने के कारण इसमें कई घुमाव आपको देखने को मिलेंगे, ताकि इसकी जो चढ़ाई है वो भी सीधी ना हो और दुश्मन को भी इसमें चढ़ाई करने में कुछ मुश्किल पड़े। आ जाइए, यहाँ पर देखोगे तो किले की जो बाउंड्री है, दोनों तरफ ये बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। इन पर खड़े होकर एक समय सैनिक सुरक्षा किया करते थे इस मुख्य दरवाजे की। यहाँ पर देखोगे तो एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है। इस कक्ष में बैठकर सैनिक इस गेट पर पहरा दिया करते थे। एक समय यहाँ पर एक गेट रहा करता था, लेकिन आज नहीं है। लकड़ी का बहुत बड़ा गेट यहाँ पर हुआ करता था। और यहाँ पर इस किले के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है कि भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की, जिसमें बाद में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। तो अब हम किले से बाहर निकल चुके हैं और इसके प्रांगण में आ चुके हैं, यानी कि 2 किलोमीटर तक ये बसा हुआ है, जिसमें सेनापति, सैनिकों के, मंत्रियों के, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के कक्ष, हवेलियां यहाँ पर बनी हुई हैं, जिन्हें हम आगे चलकर देखते हैं। आ जाइए, यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ की जो हवेलियां, महल थे वो तो खंडर हो चुके हैं, लेकिन जो मंदिर थे आज वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। एक मंदिर आपको सोमेश्वर नाथ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक मंदिर यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो किसी भी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ मंदिर ही बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर चोर लुटेरों ने और जब किसी अन्य राजा ने यहाँ पर चढ़ाई की तो मूर्तियों को तोड़ दिया और उनको चुरा लिया। तो चलिए अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस किले को पार करके और इसके मुख्य गेट के पास आते हैं तो इस गेट के पास में हमें एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। गोपीनाथ मंदिर इसे बोला जाता है। तो चलिए हम मंदिर पर चलते हैं। मंदिर में मूर्ति तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन सुंदरता काफी है जिसे आप देख सकते हो। आ जाइए, यहाँ पर जूता चप्पल बाहर ही निकालना पड़ेगा। आ जाइए, मंदिर के जब हम सीढ़ियों को पार करते हैं तो यहाँ पर देखिए टूटी फूटी काफी सुंदर इमारत दिखाई दे रही है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये राज परिवार के किसी सदस्य की या फिर सेनापति वगैरह की ये हवेली रहा करी होगी। आ जाइए, ये गोपीनाथ भगवान का मंदिर आप देखेंगे तो इसमें मूर्ति तो नहीं है, लेकिन उस समय की बनावट आप देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाओगे। यहाँ पर देखिए तो काफी सुंदर इसकी कलाकारी है, जो बनावट है, और यहाँ पर भगवान की प्रतिमा भी दर्शाई गई हैं। और अंदर चलिए तो यहाँ पर काफी सुंदर बनावट इसकी ऊपर हमें देखने को मिलती है। दोनों तरफ बैठने के लिए जगह बनी हुई है ऊपर, और नीचे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए भी जगह बनी हुई है। एक समय यहाँ पर अंदर भगवान गोपीनाथ जी की मूर्ति रहा करती थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। क्या कुछ हुआ उस मूर्ति के साथ ये भी नहीं कह सकते। यहाँ पर काफी सुंदर मूर्ति हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा भी हमें देखने को मिलेगी। तो इन सब प्रतिमाओं को हमने देखा, इस मंदिर को देखा। अब सीधा हमारा रुख है इस गेट के बाहर की टूटी फूटी रहस्यमयी इमारतों पर और उस भयानक कहानी के सच को जानने के लिए जो राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। चलिए, तो अब 5 बजने वाले थे और हम उस भूतिया भानगढ़ के किले से बाहर निकल आए, क्योंकि गार्ड ने बोला कि 5 बजने से पहले आप बाहर निकल जाइए, वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। गार्ड भी वहां से जा चुके हैं। तो आप देखिए अब हम इस गेट से बाहर आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये प्राचीन बरगद के वृक्ष, इन पर लटकती हुई शाखाएं अपने आप में एक रहस्य, ये टूटी फूटी दीवारें अपने आप में एक डर बना रही हैं। लगता है कि ये टूटे फूटी जो दीवारें हैं और ये जो वृक्ष है उसी समय के हैं जब यहाँ पर एक खून की होली खेली गई। आ जाइए, इस खंडर इमारत को देखते हुए हम उस समय के प्राचीन बाजार में पहुंचेंगे, जब यहाँ पर जो 1 लाख से अधिक लोग रहा करते थे। तो उसी बाजार में हर एक जरूरत की चीज मिला करती थी।
ऐसा किसी भी किले में हमें नहीं मिला जहां पर पूरा बाजार, लोगों के रहने के लिए छोटे छोटे घर, राजा का अलग महल, सेनापति का अलग महल, सबके अलग अलग दिखे हों। लेकिन यहाँ पर हमें बाजार भी दिखेगा, सेनापतियों के महल दिखेंगे, सेठों की हवेलियां दिखेंगी, मंदिर दिखेंगे। भूतिया किला आप देख चुके हो और अब उस बाजार की सच्चाई हम आपको बताएंगे और रानी को कहां से उस तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने देखा जब वो उनके ऊपर मोहित हो गया, वो स्थान भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो काफी सारी मोरें आपको दिखाई देंगी। इन घाटियों में मोरें बहुत अधिक रहती हैं, काफी सुंदर नजर आ रही हैं। अब हम आ चुके हैं बाजार में। तो पहले हमें बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े कक्ष दिखाई देंगे। हर जगह 3 कक्ष बने हुए हैं। तो ये बड़े बड़े जो उस समय सेठ साहूकार हुआ करते थे, जो पैसे में थोड़े अधिक थे, उनकी दुकानें सर्वप्रथम बनी हुई हैं। और जैसे जैसे गरीब साहूकार सेठों की दुकानें बनी हुई हैं तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी हुई हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी दुकानें उस समय की, इसके बाद उनसे थोड़ी छोटी, और 3-3 खंड हर एक दुकान के आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे दुकानें यहाँ पर छोटी होती गई और खंड इनके 3 ही रहे। लेकिन आप पूरे किले को देख चुके हो, इन दुकानों को देखिए, कहीं पर छत नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि तांत्रिक का श्राप है इस भूमि पर। किसी भी दीवार पर छत नहीं रहेगा। भारत सरकार अगर चाहे तो इन पर छत डलवा दे, लेकिन अगर डलवा देगी तो रातों रात छत फिर से गिर जाएगा, क्योंकि श्रापित भूमि है। इसी वजह से इन दीवारों पर छत नहीं डाला जाता है। ये देखिए उस समय की ये दुकानें देखते हुए हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के सबसे बड़े साहूकार की हवेली। ये उस समय के सबसे बड़े साहूकार की हवेली थी और ये सारी उसी की दुकानें थीं। छोटी छोटी दुकानें तो काफी बनी हुई हैं, लेकिन कुछ जो बड़े साहूकार थे उनकी बड़ी दुकानें आप देख रहे हो। यहाँ से मैं आपको दुकानों के अंदर ले जाकर उनका कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ। यानी कि श्रृंखलाओं के हिसाब से यहाँ पर दुकानें थीं। एक तरफ अगर कहीं भोजन की दुकानें हैं तो दूसरी तरफ कपड़ों की दुकानें, कहीं पर कुछ ऐसी सामग्री जो लोहे वगैरह की सामग्री थी उसकी दुकानें। यानी कि एकदम से एक डिजिटल मार्केट यहाँ पर था, जिसमें हर प्रकार की दुकानों का अलग ही एक श्रृंखला थी। यहाँ पर आइए तो मैं कुछ दुकानों के अंदर आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर आप इसी दुकान से देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रथम खंड में दुकान हुआ करती थी, दूसरे खंड में दुकान का सामान रखा करता था और यहाँ पर वो लोग रहा करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। एक समय ये 2 मंजिला भी हुआ करती होंगी, लेकिन वर्तमान में तो ये सिर्फ दीवारें 4 से 6 फुट ही दिखाई दे रही हैं। आ जाइए। देख लीजिए दूर दूर तक आपको ये गलियारा दिखाई दे रहा होगा और दोनों तरफ ये बाजार हुआ करता था। इसी बाजार में जब राजकुमारी रत्नावली आती हैं तब वह तांत्रिक उन पर नजर दे लेता है। एक जगह रुककर हम उस तांत्रिक की कहानी को जानते हैं। आ जाइए। ये सारी बाजार की दुकानें अब आपको कुछ विशेष प्रकार से मैं दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए तो 3 खंड दुकानों के बने हुए हैं। तो सबसे लास्ट वाली में जो दुकानदार हुआ करते थे वो रहते थे, इसमें दुकान लगाया करते थे, इसमें दुकान का सामान रहता था और ऊपरी 2 मंजिल पर भी वो लोग रहा करते थे। लेकिन वक्त का प्रभाव पड़ा, वक्त की मार पड़ी, तो आज ये दुकानों की सिर्फ दीवारें हमें दिखाई दे रही। यानी कि पूरे भानगढ़ शहर का ये बहुत बड़ा 300 वर्ष पुराना बाजार था। हर एक जरूरत का सामान यहाँ पर मिला करता था। देख लीजिए कितना सुंदर ये बाजार है, कितना सुंदर आज भी नजर आ रहा है। जब यहाँ पर राजा महाराजा आया करते होंगे, यहाँ पर सेठ साहूकार जरूरत की चीजें रहा करते होंगे, तो कैसा लगता होगा, कैसी शान होगी इस बाजार की, आप स्वयं अंदाजा लगाइए। देखिए कितनी बिल्कुल बारीकी से एक ही लाइन में, एक ही डिजाइन से ये सारी दुकानें बनाई गई हैं। किसी में भी ऊंची नीची या कुछ आगे पीछे का रोल नहीं है, बिल्कुल एक ही लाइन में बनी हुई है। इन्हें देखिए तो इस तरीके से कितनी बढ़िया तरीका से उस समय ये दुकानें बनाई गई थी, ताकि इस गलियारे की शोभा बढ़ सके,
जब भी कोई अन्य राज्य के राजा यहाँ पर आए तो वो देखकर एकदम अचंभित रह जाएं कि कितनी सुंदर तरीका से बाजार बनाया गया है। किसी अन्य किले में हमने अभी तक बाजार नहीं देखा। आज पहली बार इस भूतिया भानगढ़ किले का हमने बाजार आपको दिखाया है। आ जाइए अब उस कहानी को जान लेते हैं एक इमारत पर चलकर। तो अब देखिए आप, ये सारा है इस भानगढ़ किले का 300 पुराना बाजार। यहाँ पर जरूरत का हर एक सामान मिला करता था। यहाँ तक जहाँ तक ये गलियारा है वहाँ तक बाजार है। उस तरफ कुछ सेनापति वगैरह और सेना रहा करती थी और यहाँ से पूरा गलियारा जो किले तक गया हुआ है इसमें मार्केट हुआ करता था, यानी कि हर एक जरूरत का सामान यहाँ पर मिला करता था। और इसी बाजार से जुड़ी हुई है वो डरावनी रहस्यमय कहानी जिसने इस किले को खंडर बना दिया, इस शहर को उजाड़ दिया। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं राजकुमारी रत्नावती की। एक समय था जब यहाँ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि इतनी खूबसूरत थी कि उनसे खूबसूरत आसपास के कई राज्यों में कोई भी नहीं था। दोस्तों, राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा हर एक राज्य में हुआ करते थे। हर एक राजकुमार उनको पाना चाहता था। हर एक राज्य से उनके लिए विवाह के लिए प्रस्ताव आते थे, लेकिन वो इनकार कर देती थी। लेकिन यहाँ पर दूर आपको एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दे रही होगी। उसमें एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, जो कि बहुत बड़ा जादूगर था। सिंधिया सेवड़ा को भी ये बात पता चल चुकी थी कि राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत है, अप्सराओं से भी अधिक खूबसूरत है। वो भी राजकुमारी रत्नावती को देखने का, उनसे शादी करने का मन बना बैठता है। हालांकि उसको इस बात का पता था कि वो राजकुमारी रत्नावती के लायक नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि वो अपनी तांत्रिक शक्तियों के दम पर राजकुमारी रत्नावती को हासिल कर लेगा, उनसे विवाह कर लेगा। वो इंतजार में बैठा रहता है। इसी बाजार में एक दिन राजकुमारी रत्नावती इत्र खरीदने के लिए आती हैं, तो वह तांत्रिक छुप करके देखता है और जब राजकुमारी रत्नावती को देखता है तो उनकी खूबसूरती पर ऐसे मोहित हो जाता है कि उनको पाने के लिए हर एक काम साम दाम दंड भेद का उपयोग करने लगता है। राजकुमारी रत्नावती तो इत्र पसंद करके महल के लिए वापस चली जाती हैं। उनकी यहाँ पर जो दासी थी वो इत्र को लेकर जा रही थी। तभी वह जादूगर सिंधिया सेवड़ा उस इत्र पर काला जादू कर देता है कि जो भी उस इत्र को डालेगा वह सिंधिया सेवड़ा की तरफ आकर्षित होगा, वह उसका हो करके रह जाएगा, सिंधिया सेवड़ा को ही वह पसंद करेगा। लेकिन जब दासी उस इत्र को लेकर के जाती हैं तो राजकुमारी जैसे ही उस इत्र को देखती हैं तो वो ये समझ जाती हैं कि जादूगर सिंधिया सेवड़ा ने इत्र पर काला जादू किया है, क्योंकि राजकुमारी रत्नावती भी जादू टोना थोड़ा बहुत जानती थी। तब वह दासी से कहती है कि दासी जाओ, ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी पर एक चट्टान रखी हुई थी, उस चट्टान पर जाकर के इस इत्र को डाल दो। लेकिन राजकुमारी को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। राजकुमारी दासी को बोल देती है कि उस इत्र को एक चट्टान पर डाल दो। जब दासी उस इत्र को चट्टान पर डाल देती हैं तो वो चट्टान सीधा सिंधिया सेवड़ा की तरफ भागती है, क्योंकि इत्र जादू में बंधा हुआ था कि जिसके ऊपर भी इत्र डाला जाएगा वो सिंधिया सेवड़ा को ही अपना सब कुछ मानेगा, उसकी तरफ ही भागेगा। चट्टान सिंधिया सेवड़ा तांत्रिक की तरफ भागती है। सिंधिया सेवड़ा अपने प्राण बचाता हुआ भागता है, लेकिन चट्टान से कुचल जाता है और अंत में जब उसकी जान निकल रही थी तब वो इस किले को और राजकुमारी रत्नावती को श्राप दे देता है कि जाओ, जिस खूबसूरती पर तुम्हें घमंड है, तुम्हारी खूबसूरती किसी काम की नहीं रहेगी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो पाओगी और जल्द ही ये किला, ये पूरा नगर, ये पूरा शहर वीरान हो जाएगा, ये कभी बस नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो 1 लाख लोगों से अधिक की आबादी रहा करती थी, तो अजबगढ़ के राजा ने यहाँ पर चढ़ाई की। उस चढ़ाई में यहाँ के राजा मारे गए और उसके बाद यहाँ पर खूनी नरसंहार हुआ और यहाँ के 1 लाख से अधिक जो लोग थे, तो कुछ लोग तो जान बचाकर भाग गए
कुछ लोग यहाँ पर मारे गए और आज भी जो लोग यहाँ पर मारे गए थे उनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। उनकी आत्मा यहाँ पर घूमती हुई नजर आती है। यही बात है कि रात में यहाँ पर चीखने चिल्लाने की, आत्माओं की होने की और घुंघरुओं की छनकारें यहाँ पर सुनाई देती हैं। इसी वजह से इसे भारत का सबसे बड़ा भूतिया किला कहा जाता है। शायद वो 1 लाख से अधिक लोग जिनकी जान यहाँ पर गई थी वो आज भी यहाँ पर भटक रहे हैं। त्रिक सिंधिया सेवड़ा का श्राप आज भी इस किले को लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी दीवार पर छत नहीं है और ये वीरान हो चुका है, खंडर हो चुका है, पूरा उजड़ चुका है और कभी भी नहीं बसा है। ये तो था भानगढ़ किले का रहस्य और इसकी सच्चाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक जगह पर लेकर आपको चलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।